गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम रसशास्त्र ये स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से भी दो तीन क्वेश्चन तो फिक्स है। इसके अंदर क्या क्या याद करना रहता है, पहले मैं तुमको बेसिक में बता देता हूँ। ये रसशास्त्र के इतिहास के बारे में आ सकता है कुछ क्वेश्चंस कि कौन से ग्रंथ में, कौन से संहिता में इसके बारे में कहाँ कहाँ पे आया है। फिर उसके बाद इसके अंदर संग्रह, इसके जो ग्रंथ है रसशास्त्र से रिलेटेड, उनका काल क्या है, उनका कर्ता कौन है और उनका वैशिष्ट्य क्या है। ठीक है। फिर जैसे रसेश्वर दर्शन करके ग्रंथ है, उसके कर्ता माधवाचार्य हैं, और उसमें पारस से मोक्ष प्राप्ति ये किसने बताया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रसेश्वर दर्शन ने बताया। फिर उसके बाद रसशाला एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रसशाला रहता है तो उसके अंदर कौन से कोण में, कौन से दिशा में क्या क्या होना चाहिए, ये अच्छे से याद रखना है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सबसे पहले याद रखो। तो उत्तर सबसे सिंपल है। उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए, भेषज भंडार। अपने को पता है कि उत्तर दिशा से जो भी औषध हिमालय से लाते हैं हम, तो उत्तर दिशा में क्या है, भेषज भंडार। उसके नीचे क्या है, दक्षिण। दक्षिण में कार्यालय होना चाहिए और पाषाण कर्म होना चाहिए। तो एक दक्षिण में जब तुम जाओगे घूमने के लिए तो वहां पे पत्थर के ऊपर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। तो पाषाण कर्म पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, तो वो सब दक्षिण में है। पूर्व मतलब ईस्ट। ईस्ट में क्या आता है, उपकरण। तो मुंबई है ईस्ट में। इंडिया का मैप इमेजिन करो, इसमें इंडिया का मैप इमेजिन करके सब इधर उधर डाल दो। दक्षिण में क्या है, नीचे पत्थर था, पाषाण कर्म नीचे। उत्तर में हिमालय पर्वत है, वहां से बेशज भंडार। अभी पूर्व में मुंबई है। मुंबई क्या है, आर्थिक राजधानी है इंडिया की। तो उपकरण वगैरह जो भी है, इकोनॉमिकल कैपिटल, वो सब मुंबई। तो पूर्व में। और दक्षिण पश्चिम में क्या बचा, आचार्य, कालिनी, शिष्य। तो इमेजिन करो कि जो वेस्ट बंगाल वगैरह है उस साइड में एक डॉक्टर बैठे हैं, उनकी ओपीडी उस साइड में है, बाकी औषध वो इस साइड में रखते हैं। उत्तर दक्षिण के अंदर कार्यालय है, और उसके इस साइड में बाकी उपकरण वगैरह वो सब है। अभी बचता है बाकी के तीन दिशा, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान्य। तो आग्नेय जो है वहां पे अग्निकर्म, ईंधन कर्म होगा। नैऋत्य ये सेवक कक्ष के लिए है, और ईशान्य ये शौचालय वगैरह के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट, परिभाषा इसमें आई है बहुत सारी कि शारद्वय मतलब क्या, शारत्रय मतलब क्या, शार पंचक, ये सब जो है वो सब याद कर लो। उसके बाद यंत्र। यंत्र के बारे में क्या क्या है, उसकी रचना कैसी है और उसका उपयोग क्या है, कोई भी एक आ सकता है। उसके अंदर भी बहुत सारे डिटेल्स है, कितना उसका रुंदी लांबी, ये सब कहाँ पे यूज होता है, वो सब आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मूषा का प्रयोग। जो बर्तन यूटेंसिल्स हम लोग यूज करते हैं रसोई शास्त्र में, उसको मूषा बोलते हैं। फिर उसके बाद कोष्ठी, मतलब जो शिगड़ी जिसको बोलते हैं, उसको शेगड़ी, कोष्ठी। उसकी भी अलग अलग प्रकार और उसका क्या यूज है, वो सब आता है। फिर पारद के बारे में, पारद के ऊपर बहुत बड़ा एक डिस्क्रिप्शन है इसमें, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके बाद है संकल्प जो है थोड़े बहुत, कि भारत के अष्ट संस्कार है, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है अलग अलग, रस प्रॉपर्टी, लोह प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर पारद बंध के ऊपर बन सकता है। और उसके बाद फिर चालू होता है उपरस, महारस और साधारण रस, इसके बारे में। उसके बाद सिक्कता वर्ग, धातुओं के बारे में। तो ऐसे बहुत बड़ा पोर्शन है ये। तो हम लोग इसमें से मेन जो यंत्र वगैरह है वो सब लेंगे, क्योंकि साधारण रस उपरस के बारे में लेना बहुत बड़ा भी हो जाएगा, और बहुत अलग से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उसको, फास्ट रिवीजन लेके उसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम आज यंत्र से चालू करेंगे। तो देखो, यंत्र की संख्या। रस अर्णव करके ग्रंथ था, उन्होंने 15 बोला है। रस तरंगिनी लिखा किसने, सदानंद शर्मा ने लिखा है। और वो 20 यंत्र का वर्णन करते हैं। रसेंद्र चूड़ामणि 30, रसरत्न समुच्चय 32, आनंद कंद 41, और पारस संहिता 45। पारस संहिता 45 निरंजन देव गुप्ता ने लिखा है। राइट साइड में मैंने एक ट्रिक बनाया था, एज के हिसाब से हम क्या क्या अलग अलग कर सकते हैं, वो एक बार देख के पढ़ लो, समझ जाएगा। विशिष्ट यंत्र किसने बोला है, रस आर्णव ने क्या क्या बोला है, पद्म यंत्र, दीप यंत्र, भ्रमर यंत्र, गर्भ यंत्र, चक्र यंत्र। तो वहां पे राइट साइड में उसके लिए ये किया था, रस अर्णव। अर्णव, रस अर्णव ये किसका है, शिव जी का नाम है। तो उसमें एक गर्भिणी शिव जी के मंदिर में पद्म छू के दीप जलाती है,
और चक्कर लगा के मतलब मंत्र भ्रमण करती है, जैसे गुनगुनाती है। तो ये सब देखो कि पद्म, पद्म मतलब पैर छू के, दीप जलाती है, भ्रमर क्या करती है मंत्र का, और गर्भ की मांग करती है गर्भिणी। तो चक्र यंत्र और चक्कर लगाती है। तो ये सब रस अर्णव के आजू बाजू में हो रहा है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है रसेंद्र चूड़ामणि। अंतरालिक यंत्र, तापिका यंत्र, प्रतिगर्भ यंत्र, यष्टिका यंत्र, ग्रस्त यंत्र, उंडुक यंत्र, ढेकी यंत्र। फिर इसके बाद रसरत्न समुच्चय में इष्टिका यंत्र और ग्रस्त यंत्र, ये दो यंत्र का उल्लेख किया है, विशिष्ट है इनका। फिर उसके बाद एक एक यंत्र, उसकी रचना और उसके उपयोग। तो दोला यंत्र सबको पता है, पूरित अर्धोदक, उसमें आधा भरा हुआ पानी रहता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्वेदयेत तलगतम, ये किसने बोला है, रस अर्णव ने बोला है। और स्वेदयेत जलगतम, ये किसने बोला है, टोडर आनंद। तो ये जो जलगतम है आनंद, तो जल में हम क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, मतलब वाटर पार्क समझ लो। तो जल आनंद लेते हैं जल में। तो जलगतम जब रहेगा वो टोडरानंद ने बोला है। और स्वेदगेट तलगतम, मतलब वो जो पोटली हम डालेंगे वो पूरे बेस पे टच होना चाहिए, तल पे टच होना चाहिए, तो ये रसारना ने बोला है। इसका उपयोग क्या है, पारद के शोधन के लिए। स्वेदनम मल शैथिल्यार्थम, जो मल रहता है उसके अंदर किसी भी चीज का, वो शिथिल करने के लिए, उसे लूज करने के लिए हम दोला यंत्र का प्रयोग करते हैं। महारस और उपरस के शोधन के लिए इसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट डमरू यंत्र, एक घटी के ऊपर दूसरा घटी ऐसे जो रहता है वो डमरू यंत्र। डमरू के आकार के जैसा रहता है, उसका उपयोग क्या है, पारद के भस्म निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पारद भस्म निर्माणार्थ कौन सा यंत्र यूज होता है, यूज डमरू यंत्र। हिंगुल से पारा निष्कासन करने के लिए, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंगुल से पारद निकालने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है, तो वो डमरू यंत्र है। पारद बंध के लिए डमरू यंत्र, और पारद के ऊर्ध्वपातन के लिए भी डमरू यंत्र। फिर इसके बाद स्थाली यंत्र, स्थाली यंत्र का प्रयोग धातु को मृदु करने के लिए होता है। तो स्थाली, स्थाली मतलब ऐसा भांडा, यूटेंसिल जिसमें धातु मृदु, मृदु करने के लिए। तो थाली में मृदु अन्न था, ऐसे करके याद रखो इसको। धातुओं को मृदु करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो आता है। नाड़िका यंत्र, कुंडलीकृत रहता है, परिश्रुत जल निर्माणार्थ, अर्क निष्कासन के लिए, और संजीवनी सुरा के लिए। तो नाड़िका यंत्र। फिर दर्वी का यंत्र, दर्वी अपने को पता है, जो अपने किचन में रहता है, ये दीर्घ हस्त संयुक्त। इसको ये देखो, इसमें और अगला एक आएगा यंत्र पालिका यंत्र, तो दोनों सेम जैसा लगता है, लेकिन जो दर्वी का यंत्र रहता है ना, उसके अंदर उसका डंडा फ्लैट ही रहता है, उसके लाइन में ही रहता है आगे से। और जो दूसरा है पालिका यंत्र, उसके अंदर तेल निकालने का तुमने देखा होगा चम्मच, ये नीचे से गोल रहता है और उसको परपेंडिकुलर एक डंडा रहता है, तो वो जो है वो पालिका यंत्र है। अभी हम दर्वी का यंत्र देखते हैं, वो दीर्घ हस्त संयुक्त, उसका हाथ हैंडल जो है वो थोड़ा लंबा होता है। उसका उपयोग क्या है, गंधक नागवंग के शोधन के लिए। तो यहाँ पे देखो एक फोटो बनाया है पालिका का, और उसके ऊपर नागवंग और गंधक लिखा है वहां पे। और उसका एक और यूज है सोमल का ऊर्ध्वपातन करने के लिए। फिर नेक्स्ट, अभी देखो पालिका यंत्र आ गया। तो पालिका यंत्र का वर्णन कैसे है वो, वितानग्र, आगे से विनताग्र है, और ऊर्ध्वदंड, ये लेफ्ट साइड में इमेज है देखो, उस टाइप से रहता है वो। और उसका यूज क्या है, बलि जारणार्थ, परपटी निर्माण के लिए, और कपर्तक भस्म निर्माण के लिए। तो ये स्पेशल एकदम, कपर्तक भस्म निर्माण के लिए पलिका यंत्र, और परपटी निर्माण के लिए भी पलिका यंत्र। फिर स्वेदन यंत्र, वो गंधक शोधन के, स्वेदन करने के लिए यूज होता है। फिर वालु का यंत्र, ये अपने को पता है कि कुपी पक्व रसायन बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वालु का यंत्र के अंदर वालुको की मात्रा कितनी होती है, तो पंच आढ़क, भस्म रहेगा अगर उसमें तो उसको भस्म यंत्र बोलेंगे, अगर लवण यूज करेंगे तो लवण यंत्र। ठीक है। वैसे ही उसका यूज क्या है, कुपीपको रस निर्माण के लिए और षडगुणादि गंधक जारण के लिए वालुका यंत्र का यूज होता है। पुट यंत्र, पुट मतलब दो शराब एक के ऊपर रखते हैं तो उसको पुट बोलते हैं ना। और उसका दो याम अग्नि देते हैं, लोह आदि जो धातु है उनके मारन के लिए पुट यंत्र का प्रयोग होता है, कोई भी द्रव्य के मारन के लिए पुट यंत्र। उसके नेक्स्ट है इष्टिका यंत्र, कपोत पुट देते हैं उसमें, और गंधक जारण के लिए यूज होता है। जारण यंत्र 12 अंगुल नाम, दो मूषा का यूज होता है, एक मूषा जिसमें छिद्र रहता है, वो गंधक जारण के लिए यूज किया जाता है। विद्याधर यंत्र तो चतुर्मुख चुल्ली का जो है, नीचे से देखो, जो चूल्हा रहता है उसको चार साइड से लकड़ी वगैरह हम लोग डाल सकते हैं, मुख रहता है। फिर उसका पारद गंधक चारण के लिए, हिंगुल से पारद निष्कासन के लिए, ये देखो ये फिर से आया है एक बार। हिंगुल से पारद निकालने के लिए पहला यंत्र कौन सा देखा था हमने, डमरू यंत्र। अभी वापिस क्या आया है, विद्याधर यंत्र। तो जहाँ पे 111 लिखा है वो सब
हिंगुल से पारद निष्कासन के लिए यूज होता है। तो 3 यंत्र आए हैं। कौन से? पातन यंत्र, उसके बाद विद्याधर यंत्र, उसके बाद डमरू यंत्र। तीनों हिंगुल से पारद निकालने के लिए यूज होता है। फिर पातन यंत्र है नेक्स्ट। पातन यंत्र के 3 टाइप है। कौन से? ऊर्ध्व पातन यंत्र, अध पातन यंत्र और तिर्यक पातन यंत्र। तो जो ऊर्ध्व पातन है वो 16 अंगुल विस्तीर्ण पात्र उसमें यूज करते हैं और हिंगुल से पारद निकालने के लिए यूज होता है। अधापातन यंत्र पारद के शोधन के लिए, तिर्यक पातन यंत्र पारद के शोधन के लिए। फिर भूधर यंत्र, जो जमीन के अंदर रखते हैं उसको भूधर यंत्र। इसमें वालिका गूढ़ सर्वांग और पारद में गंधक की जारण देने के लिए, हड़ताल सोमल भस्म बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर पाताल यंत्र। पाताल यंत्र मतलब क्या? भूमि में एक हस्त खोल खड्डा करके जो करते हैं उसको पाताल यंत्र बोलते हैं। और उसका यूज क्या है? भल्लातक तेल, गंधक तेल निष्कासन के लिए और दीपिका तेल बनाने के लिए। तो लेफ्ट साइड में एक ट्रिक छोटा सा बनाया है कि पाताल में एक हाथ डाल के भला दीपिका पाताल में क्या कर रही है। तो भला दीपिका पाताल में क्या कर रही है, भला मतलब भल्ला दीपिका पाताल में क्या कर रही है। दीपिका मतलब दीपिका तेल बनाने के लिए, और पाताल में मतलब पाताल यंत्र क्या कर रही है, ऐसा ट्रिक था वो। फिर उसके बाद खलव यंत्र, ये तो अपने सबको पता है कि शिला से बना मतलब पत्थर से बना हुआ रहता है। नील और श्याम वर्णित रहता है, काले कलर का रहता है। उच्छेद कितना है? 10 से 16 अंगुल ऐसा लंबा रहता है। विस्तार 9 अंगुल रहता है। दीर्घ 20 से 24 अंगुल। घर्षणी मतलब उसके अंदर जो डंडा रहता है उलूखल यंत्र में, खलव यंत्र में, वो 12 अंगुल का रहता है। उसका उपयोग क्या है? रस उपरस लोहादि का पेशन करने के लिए। प्रकार कितने हैं उसके? रस रत्न समुच्चय ने 3 प्रकार बोले हैं। कौन से? वर्तुल खलव, द्रोणी रूपी खलव और तप्त खलव। जो खलव यंत्र है, अगर तुमने रसायन शास्त्र में कभी देखा होगा, वर्तुल मतलब गोल, गोल वाला जो खलव यंत्र है वो। द्रोणी मतलब नाव के जैसा, सा नाव के जैसा जो शेप रहता है वैसा दिखता है। और तप्त खलवा मतलब नीचे से उसमें हीट रहता है। तो रसरत्न समुच्चय ने खलवा यंत्र के 3 प्रकार बोले हैं। टोडरानंद ने भी 3 प्रकार बोले हैं, लेकिन वो किससे बनता है उससे डिपेंड करता है। तो पहला है पाषाण, दूसरा है दारू संभव, तीसरा है लोह संभव। तो इन जनरल हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं लोह लकड़ का सामान, लोह लकड़ी वाला। तो लोह लकड़ पत्थर, लोहे का, लकड़ी का, पत्थर का, ये टोडरानंद ने बोला है। और रसरत्न समुच्चय ने 3 प्रकार बोले। कौन से? वर्तुल खलव, द्रोणी रूपी और तप्त खलव। फिर नेक्स्ट वर्तुल खलव के बारे में क्या है वो सब देख लो, द्रोणी रूपी भी देख लो, तप्त खलव भी देख लो। फिर उसके बाद तुला यंत्र देखो। तुला यंत्र में वृंताकार 2 मूषा, राइट साइड में फोटो बनाया हुआ है। वृंत मतलब बैंगन, उस आकार के 2 मूषा जब बनते हैं तो उसको तुला यंत्र बोलते हैं। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि वृत्ताकार यंत्र, वृंताकार किस यंत्र का शेप है? तो वो तुला यंत्र है। इसके पहले हमने कुछ देखा क्या? डमरू के जैसा कौन सा है? डमरू यंत्र। चतुर्मुख चुल्लिका कौन से यंत्र में यूज होता है? तो विद्याधर यंत्र में। फिर पाताल यंत्र का खड्डा कितना, जमीन के अंदर कितना डीप रहता है वो? तो 1 हस्त डीप रहता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद तुला यंत्र का प्रयोग क्या है? पारद में गंधक हड़ताल के जारण करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट उलूखल यंत्र, उसका विस्तार 10 अंगुल, ये सब जाने दो। औषधि व काष्ठोदि कुट्टन के लिए, कूटने के लिए यूज होता है उलूखल यंत्र। फिर नेक्स्ट है कोष्ठी यंत्र, धातु के सत्वपातन के लिए। तो ये भी अच्छे से याद रखो, धातु के सत्वपातन के लिए कोष्ठी यंत्र। और एक क्या देखा था हमने? धातु को मृदु करने के लिए कौन सा यंत्र था? धातु को मृदु करने के लिए स्थाली यंत्र। और धातु को सत्वपातन के लिए, धातु से सत्वपातन करने के लिए कोष्ठी यंत्र। अच्छे से ये सब जो सिमिलर है वो एक जगह करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिख लो, डिफरेंशियल जो है पॉइंट्स वैसे। फिर नेक्स्ट वलभी यंत्र, इसके पार्श्व भाग में 2 वलय रहते हैं। स्थूल पात्र मतलब वलभी यंत्र के अंदर जो डबल बॉयलर मेथड है ना, उस टाइप का रहता है। तो जो बड़ा पात्र रहता है उसके अंदर कांजी भरा रहता है, और उसमें छोटा एक स्वल्प यंत्र पात्र रहता है जिसमें समूर्चित पारद रहता है। तो इधर उसको 2 आयाम करना है। इसका यूज क्या है? पारद को उत्थापनार्थ, पारद से 6 पट अधिक गुणवान बनता है इससे, वलभी यंत्र से। फिर नेक्स्ट कच्छप यंत्र, अम्ब मृदा खदीर कोकिलक ज्वलन, ये सब लकड़ियों को जलाते हैं कच्छप यंत्र के लिए। पारद में गंधक अभ्रक का वीड़ जारना। फिर इसके बाद हंस पाक यंत्र, सिकता पूर्ण खरपर, ये यूज करते हैं उसमें जलाने के लिए, और वीड़ पाक के लिए यूज करते हैं। मृदंग यंत्र मृदंगाकार रहता है, कृत्रिम हिंगुल निर्माण के लिए। कृत्रिम
आर्टिफिशियल हिंगुर निर्माण के लिए मृदंग यंत्र। भस्म यंत्र, ये मृत पात्र 12 अंगुल खोल और अर्धभाग श्वेत भस्म रहता है उसमें। और हरताल और फेनाश्म के मारण के लिए भस्म यंत्र का यूज होता है। सोमनाल यंत्र, ऊर्ध्व वन्ही अधो जल, मध्य में रस मिश्रित औषधि। तो ये जो सोमनाल यंत्र है वो राइट साइड में उसका एक फोटो बनाया देखो, बीच में दवा रहेगा, नीचे पानी रहेगा और ऊपर से फायर लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो सोमा सोमानल यंत्र, सोम आनल यंत्र, मतलब सोम भी है मतलब जल भी है, और अनल मतलब अग्नि भी है। तो ऊपर वन्नी है, नीचे जल है और बीच में रस मिश्रित औषधि है। अभ्रक आदि जारण के लिए इसका यूज होता है। फिर बाष्पस्वेदन यंत्र, बाह्य पात्र में जल रहता है वनौषधि का सत्व निर्माण करने के लिए। दूसरा हमने धातु का सत्व निर्माण करने के लिए क्या देखा था, कोष्ठी यंत्र देखा था। फिर इसके बाद नाभि यंत्र। नाभि यंत्र ये गोस्त तनाकार मूषा, अभी देखो यहाँ पे शेप फिर से आया है। तो गोस्त तनाकार मूषा का प्रयोग किसमें यूज होता है, तो नाभि यंत्र में यूज होता है। तोय मृदा, वन्य मृदा, और उसका यूज क्या है, पारद जारण के लिए, शुष्क निर्धूमीकरण के लिए। धूप यंत्र, लोह पात्र, 8 अंगुल धूपन द्रव्य, क्या क्या यूज होता है उसमें, गंधक, हरिताल, मनशिला, और जारण योग्य द्रव्यांच्या शुद्धीसाठी, गर्भवती हेतु। कंदूक यंत्र, ये स्वेदनी यंत्र है और मृदु द्रव्य के स्वेदन के लिए यूज होता है। फिर चालनी, छानने वाला जो रहता है उसको चालनी बोलते हैं। तो वो 3 टाइप के हैं, वैनवी, सूक्ष्म द्रव्य गालनार्थ, और सूक्ष्मतर चूर्ण प्रचालनार्थ। तो कर्णिकार शाल्मली वृक्ष निर्मित, कर्णिकाकार रहता है और शाल्मली वृक्ष से बनता है सूक्ष्मतर वाला, समझे। ये याद रखो अच्छे से कि शाल्मली वृक्ष से जो सूक्ष्मतर चूर्ण को प्रचारण के लिए जो बनता है चालनी, तो शाल्मली वृक्ष से बनता है। उसका विस्तार 4 अंगुल और लंबी एक अरथनी। राइट साइड में छोटा सा फोटो बनाया है कि इसका जो लेंथ है वो एक हाथ के जितना है, और जो ब्रेड है वो 4 अंगुल। फिर पुट, प्रयोजन क्या है, पुट का प्रयोजन, पुट मतलब जब हम उसको हीट देते हैं अलग अलग, महापुट, गजेपुट, वो सब। तो उसका प्रयोजन, उससे फायदा क्या होता है, दोष हानि, भारत में जो रहता है दोष उसकी हानि होती है। अ, गुणों उदय, दोष की हानि, गुणों का उदय, निरुद्धत्व आता है, दीपन होता है, वारितरत्व, रेखा पूर्णत्व, शीघ्र व्याप्ति, जो भस्म के गुण हैं, अच्छे भस्म के, वो सब इधर देखने को मिल सकता है। फूट की संख्या कितनी है, रसरत्न समुच्चय के हिसाब से 10। फिर इसके बाद द्रव्य अनुसार फूट, अगर द्रव्य विशेष कठिन रहेगा तो उसमें महापुट का यूज करेंगे। अगर सामान्य कठिन रहेगा तो गजपुट, मध्यम कठिन रहेगा तो कुक्कुट पुट देंगे, मृदु द्रव्य रहेगा तो कपोत पुट, और विशेष मृदु रहेगा तो वालुका या भूधर या लावक पुट देंगे। तो 5 इसमें डिवाइड कर दो, विशेष कठिन, सामान्य, मध्यम, मृदु, विशेष। तो उसमें महापुट सबसे बड़ा, उसके नीचे क्या है, गजपुट, एलिफेंट, कुक्कुट पुट हेन, कपोत मतलब पीजन, और बचे हुए जो है मृदु, वालुका, भूधर, लावक पुट, ये सब मृदु द्रव्य के लिए इस पुट का यूज करते हैं। आयुर्वेद प्रकाश ने क्या बोला है कि सुवर्ण और रौप्य के लिए कुक्कुट पुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुक्कुट पुट में कौन से भस्म का करते हैं, तो सुवर्ण और रौप्य के लिए कौन सा पुट का यूज करते हैं, तो कुक्कुट पुट का, और लोह के लिए गजपुट करते हैं। महालक्ष्मी विलास रस तार्क्ष्यपुटी है, और अर्धगजपुट ताम्र वंग मारण के लिए यूज करते हैं। चंद्रपुट और सूर्यपुट प्रवाल भस्म। फिर इसके बाद पुट, उनका प्रमाण कितना रहता है, उसमें ईंधन कितना रहता है, और ईंधन नीचे रहता है या ऊपर रहता है, या ऊपर नीचे दोनों जगह रहता है उसका, ये सब। जिसमें गोवर वगैरह यूज करते हैं ना, गौरया, वन्य उत्पल, उसकी संख्या बताइए। फिर उसके बाद मारण, किस किस चीजों का मारण कहाँ पे करते हैं, वो याद करना है हमको। तो देखो, महापुट, महापुट का प्रमाण कितना है, 2 हस्त। तो लेफ्ट साइड में फोटो देखो, एक आदमी बनाया है और दोनों हाथ फैलाया है। महापुट मतलब महा मतलब दोनों हाथ फैला के, इतना बड़ा, ऐसे जब हम बोलते हैं तो कैसे करते हैं, दोनों हाथ फैला के, वैसे इमेजिन करना है। 2 हस्त, और उसमें नीचे ही रहता है, वन्यत्पल कितने रहते हैं, 1500 रहते हैं। मारन किसका किसका करते हैं, लोह और अभ्रक का, तो महालोहाभ्रक,
ऐसा किया था। महा मतलब महापुट, लोह और अभ्र। नीचे है गजपुट। नीचे लिखा है देखो गजराज, लेफ्ट साइड में गजराज, तो इसका प्रमाण कितना है? राजहस्त, एक राजहस्त मतलब 10 अंगुल। और इसमें नीचे ही रहते हैं, कितने रहते हैं? 1000 गौरया, मतलब उत्पल। फिर मारण किस टाइप से करते हैं? लोह, ताम्र, अभ्र, माक्ष। तो वहां पे लिखा है गज, लोहाभ्र, ताम्र और मक्खी। मक्खी मतलब माक्षिक, मक्षी का मतलब ये रहता है ना फ्लाई। तो ट्रिक बनाने के लिए ऐसा लिखा था। फिर वराहपुट, उसमें कितना है? अरत्नी प्रमाण, मतलब 22 अंगुल। एक अरत्नी में 22 अंगुल रहते हैं। उसमें भी नीचे 500, मतलब सिंपल है। सबसे ऊपर महापुट, उसके नीचे गजेपुट, उसके नीचे वराहपुट, तो 1500। उसमें 500 कम करो तो 1000, उसमें 500 कम करो तो वराहपुट। और वो कहाँ पे यूज करते हैं? शंख, शुक्ति, वराटिका, श्रृंग, गोदंती। देखो इसका मैंने कैसे याद रखा था कि वराह, वराह मतलब डुक्कर। डुक्कर ये ब्लैक रहता है, लेकिन शोधन, मारण सब सफेद चीजों का करता है। तो सफेद चीज में सब सुधा वर्ग आ गए, शंख, शुक्ति, वराटिका, श्रृंग, गोदंती, ये सब। वराह काला रहता है, लेकिन मारण सब सफेद चीजों का करता है, इसे याद रखो। फिर कुक्कुट पुट, 2 वितस्ती। वितस्ती मतलब ऐसे हम नापते हैं ना, 1 फुट हाथ से पूरा, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 1 फुट, 2 फुट ऐसे। तो कुक्कुट पुट 2 वितस्ती मतलब 24 अंगुल। प्रकाश ने 16 अंगुल बोला है। और इसमें ऊपर रखना है, उपले जो है वो ऊपर रखना है। और किधर यूज होता है कुक्कुट? सुवर्ण, रजत, नाग, वंग और मुक्ता, जो अच्छे अच्छे हैं, मोती, सुवर्ण, रजत, उसमें कोमड़ी। जो वेज वाले हैं वो बोलते हैं ना, नॉन वेज वाले, कि मैं तो चिकन ही खाऊंगा, वेज कौन खाता है? तो सोना। तो जो वेज वाले बोलते हैं कि सोना है क्या, ऐसा तो। जो इम्पोर्टेंट वाले हैं सुवर्ण, रजत, मुक्ता, नागवंग, ये सब कुकुट पुट में आता है। फिर कपोत पुट, इससे तुम फोटो से रिलेट कर लो कि कपोत मतलब क्या है? कबूतर। कबूतर में वर 8 रहेगा, 8 वन्य उत्पल रहेगा, और पारद भस्म के निर्माण के लिए कपोत पुट। इसको ही स्वल्प पुट या लघु पुट भी बोलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वल्प पुट ये किसका पर्याय है? तो कपोत पुट का। लघु पुट किसका पर्याय है? कपोत पुट का। फिर गोबर पुट, ये रस प्रतीक ने बोला है, 2 मानिका। और इसमें भी ऊपर ही रहता है, तुषा या गोवर और पारद भस्म निर्माण के लिए होता है इसका यूज। फिर उसके बाद भांडपुट। भांडपुट, इसको ही कुंभपुट बोलते हैं। इसमें भी ऊपर ही रहता है, और तुषा का यूज होता है इसमें। तुषा मतलब जो ये रहता है ना कवरिंग्स, धान्य के टर्फल, उसका यूज होता है। पारद भस्म या गंधक जारण के लिए यूज होता है। वालु का पुट, इसमें ऊपर रहता है, और पारद गंधक जारणार्थ का। फिर नेक्स्ट भूधर पुट, मतलब जमीन के अंदर। वेबसाइट में फोटो देखो, 2 अंगुल ही रहता है उसका डेप्थ। और उसमें नीचे रहता है, पारद के मारण और जारण के लिए यूज होता है। फिर लावक पुट, इसमें ऊपर रहता है षोडशी का पलमात्र, तुषा, गोवर, मृदु द्रव्य पाक के लिए यूज होता है। उपल का ही पर्याय नाम क्या क्या है? पिष्टक, छगन, छान, उत्पल, गिरिंडक, उपल साठी, वराटी। बाटली को ही आयुर्वेद में कुपिका, सिद्धा, गोला, गिरिष्टिका बोलते हैं। कटोरी को चषक, वाटिका, खारिका, ग्राहिका और कचौली। मुषा, मुषा मतलब यूटेंसिल जो भी यूज करते हैं हम प्रश्न शास्त्र में, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मुषणाति दोषान मुषयान सामुतेशी निगद्यते। पर्याय क्या है? क्रौंचिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचिनी, वन्नी, मित्रा। इसको बार बार पढ़ो। क्रौंचिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचिनी, वन्नी, मित्रा। उपादान द्रव्य क्या है? मट्टी से बनते थे पहले के जमाने में बर्तन, और लोह चूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्तिका और लोह चूर्ण। मूषा उपयोगी मृत्तिका कौन से है? मूषा बनाने के लिए कौन से मट्टी का यूज होता है? तरस तरंगिनी बोलते हैं, सशर्करा, पांडुर, वन्नी, तापसहा और स्थूला। रसरत्न समुच्चय क्या बोलते हैं? अशर्करा, पांडुर, चिराद्मान सहा, तद अभावे। अगर ये सब नहीं रहा, तो उसमें वाल्मीकि, मतलब जो एंट हिल का मट्टी है, उसका यूज कर सकते हैं। सामान्य घटक द्रव्य मूषा बनाने के लिए क्या क्या है? मृत्तिका, दग्ध तुषा, शण, शिखित्रक और हयलदिका। हयलदिका मतलब गधे का ये स्टूल, उसका यूज करते हैं। तो ऐसे फिजी का क्वेश्चन आ जाएगा कि मूषा के अंदर इसमें से कौन सा घटक द्रव्य नहीं है? कोई भी 3 डाल देंगे और एक दूसरा चीज कुछ तो डाल देंगे। संख्या कितने मूषा की? रसरत्न समुच्चय ने 17 बोले, कर्म के हिसाब से 10।
आकार के हिसाब से 8। अभी हम कर्म के हिसाब से देखेंगे। नाव क्या है? नाम, उसके घटक द्रव्य और उपयोग। सामान्य मूषा जो है वो सामान्य द्रव्य से बनता है। वज्र मूषा जो है, वज्र मतलब ये डायमंड, तो वो सामान्य तो रहेगा ही, लेकिन उसमें वज्र मतलब स्ट्रांग भी रहता है। जो दुर्योधन का शरीर या भीम का शरीर जो था वो वज्र के जैसा था ना। नहीं, दुर्योधन का ही बन गया था शायद, वो उनकी माता की रोशनी की जब आग पे पड़ी थी तो वज्र का बन गया था शरीर, तो उसमें लोह किट्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और सत्व पातन के लिए। तो जो वज्रमूषा है इतना अच्छा है लोह किट्ट, तो सत्व जो अच्छे चीज निकालने के लिए यूज होता है उसका। फिर नेक्स्ट, पक्वमूषा। पक्वमूषा, इसमें घटक द्रव्य क्या है? कुलाल भांड रूप दृढ़ रहता है ये। और जो पोटल्यादि विपाचन के लिए इसका यूज होता है। पोटली वगैरह जब हम बनाते हैं तो उधर इसका यूज होता है पक्वमूषा का। वज्र द्रावणी, तो इसमें गार, भूनाग, माही, शीर का प्रयोग होता है। वज्र मतलब हीरा के द्रावण के लिए। वज्र द्रावणी मतलब नाम के जैसा इसका काम है। वज्र के द्रावण के लिए, सत्वपातन के लिए यूज होता है। गारमुषा, गारमुषा में सामान्य जो द्रव्य है वो सब तो रहता ही है, साथ में लोह किट्ट रहता है। और अग्नि सह तो इसका दो याम है, ढालन आदि क्रिया के लिए है। फिर नेक्स्ट है वरमुषा, उसमें वस्त्र भी रहता है, तुषा भी रहता है, मृत्तिका भी रहता है, गार भी रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विडमुषा, विड विलेपन के लिए। विड विलेपन रहता है इसके ऊपर। और देह लोहार्थ योगार्थ। फिर उसके बाद अभी ऊपर रेड पेन में लिख दिए देखो सब, कि पक्व मूषा वो पोटेल आदि विपाचन के लिए। वृंताक मूषा जो है वो खरपर आदि मृदु सत्वपातन के लिए। मल्ल मूषा परपट आदि रस स्वेदनार्थ के लिए। चक्रबद्ध रस सिद्धि के लिए मूसर मूषा का उपयोग होता है। अग्नि सहत्व देखा हमने, वर मूषा जो है वो एक याम, गार मूषा जो है वो दो याम। फिर आकार अनुसार मूषा के प्रकार, उनका वैशिष्ट्य क्या है और उसका उपयोग बताया। जैसे गोस्तनी मूषा, तो इमेजिन करो सो गोस्तनी, तो उसका वैशिष्ट्य क्या है? गोफ तन के जैसा रहता है। और शिखा युक्त मतलब पिधानिका, उसके ऊपर ढक्कन भी रहता है। उपयोग क्या है? सत्व द्रावण के लिए। फिर नेक्स्ट महामुषा, स्थूलमुषा। नेक्स्ट है महामुषा, उसको स्थूलमुषा बोलते हैं। तो वो वर्तुल रहता है, स्थूल मूल रहता है उसका। जो बेस है वो बड़ा रहता है और विस्तृत मुख रहता है। और उपयोग क्या है? लोह अभ्रक माश्विक, जो इनके सत्वादि पुट देने के लिए। और वृंताक मूषा जो है वो मृदु रहता है और वृंताकार रहता है, धतुर पुष्पवत। वहां पे राइट साइड में फोटो देखो, उसका नाल जो है वो 12 अंगुल का रहता है, मुख परिणा 8 अंगुल का, खरपरादि मृदु द्रव्य के सत्वपातन के लिए। तो कठिन महामूषा जो है वो, जो कठिन धातु है उसके सत्वपातन के लिए महामूषा या स्थूल मूषा। और वृंताक मूषा जो है वो खरपर आदि जो मृदु धातु है उनके सत्वपातन के लिए। जहाँ पे हार्ट बनाए हैं मतलब सत्वपातन के लिए, ऐसा था वो। फिर मल्लमुषा, मल्लमुषा का उपयोग क्या है? पर्पट आदि रस स्वेदनार्थ। फिर उसके बाद गोलमुषा, निर्वक्त्र। गोल जो रहता है उसमें वक्त्र, उसमें कहीं भी खुला हुआ नहीं रहता है। वो सत्र द्रव्य रोधिनी, ऐसा बोला है इसको। फिर योगमुषा दग्ध तुषा मृत्तिका वल्मीक से बनता है और पारद मारण के लिए होता है। वर्णमुषा पाषाण रहित, उसमें एक भी पाषाण नहीं रहता है। रक्त वर्ग की भावना होती है, वर्ण, इसीलिए तो उसको वर्ण आया है, रक्त वर्ग की भावना रहता है इसलिए उसको वर्णमुषा बोलते हैं। क्षिति खेचर लेपन। और रुप्यमुषा में रक्त वर्ग एवजी श्वेत वर्ग की भावना, रुप्यमुषा अगर हो गया तो। और पारद मारण के लिए और वर्ण उत्कर्षणार्थ, वर्ण को बढ़ाने के लिए इस मूषा का उपयोग होता है। मंडूक मूषा, यह मंडूक आकार का रहता है। वर पुट आयाम विस्तार 6 अंगुल। मुसल मूषा, ये 8 अंगुल वर्तुल रहता है चक्रबद्ध रस सिद्धि के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चक्रबद्ध रस सिद्धि के लिए कौन सा मूषा का उपयोग होता है, तो मुसल मूषा। तो वहां पे एक ट्रिक लिखा था, तो ये पढ़ लो वो। फिर संधि बंधन, संधि बंधन मतलब जो हम माथापड़ करते हैं उसको संधि बंधन बोलते हैं। उसको ही बंधन बोलते हैं, संधि लेपन भी बोलते हैं, अंधरण भी बोलते हैं, रंध्रन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मुद्रा, मदन मुद्रा, हठ मुद्रा। तो मदन मुद्रा, उदुम्बर दुग्ध, वट दुग्ध, लाक्षा, चुंबक मृदा, अतसी तेल।
पारद जारण के लिए यूज करते हैं। हठ मुद्रा जो है वो चुंबक और लोह चूर्ण और शुकर का रक्त यूज करते हैं उसमें। फिर अग्नि, अर्क प्रकाश ने अग्नि के 6 प्रकार बोले हैं। रस शास्त्र में अग्नि के 6 प्रकार कौन सी? धूम अग्नि जिसमें धुआं भी रहता है, फिर मंद अग्नि, कम अग्नि, फिर दीप अग्नि, मध्यम अग्नि, खर अग्नि और भट अग्नि। भट अग्नि सबसे तीक्ष्ण रहता है। धूम अग्नि, विज्ज्वालो धूम शिखो। धूम अग्नि किसको बोलते हैं? विज्ज्वालो धूम शिखो। फिर खर अग्नि सर्व कर्मसु। तो ये क्वेश्चन है कि सर्व कर्म के लिए रस शास्त्र में कौन से अग्नि का यूज करते हैं? जो भी हमने 6 प्रकार के अग्नि देखे उसमें से सब कर्म के लिए खर अग्नि का यूज हो सकता है। और भट अग्नि जो है वो पात्रस्य चतुर्दिक्षु क्रमेण च प्रसरंती। भट अग्नि मतलब जब पात्र के चारों दिशा में जो फैल जाता है अग्नि, उसको भट अग्नि बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कोष्ठी। कोष्ठी मतलब हमने देखा कि जो चूल्हा रहता है उसको कोष्ठी बोलते हैं। तो उसका पर्याय क्या है रस तरंगिणी के हिसाब से? चिल्लिका, अंगारधानिका, हसंती, हसंतिका, अंगार शकटी। ये सब क्वेश्चन आता है। हसंतिका किसको बोलते हैं? प्रयोजन क्या है उसका सत्वपातन के लिए? सत्वपातन के लिए उसका यूज होता है सत्व विशुद्ध करने के लिए, द्रव्य ढालन के लिए, मृदु द्रव्य के प्रसाधन के लिए। संख्या कितनी है? 4 है रसरत्न समुच्चय के हिसाब से। फिर नाव, नाम क्या क्या है? अंगार कोष्ठी, पाताल कोष्ठी, गार कोष्ठी और मूषा कोष्ठी या तीरेक प्रधमन। 4 है। तो उसका उपयोग देख लो, बाकी वर्णन भी देख लो। अभी अंगार कोष्ठी के बारे में रसरत्न समुच्चय क्या बोलते हैं? एक वितस्ती, मतलब 12 अंगुल लांब और रुंद चाहिए। रसतरंगिनी एक नृपहस्त, मतलब 30 अंगुल उच्छेद और 15 अंगुल विस्तार। उपयोग क्या है अंगार कोष्ठी का? द्रव्य ढालन के लिए। और खरानाम सत्वपाती, जो खर है उसका सत्वपातन करने के लिए। पाताल कोष्ठी सर्वप्रथम आविष्कार आचार्य नंदी ने किया था। ठीक है। और मृदु द्रव्य के सत्वपातन के लिए पाताल कोष्ठी का यूज होता है। तो इस सबसे रिलेट करके एक लेफ्ट लेफ्ट साइड में लाइन लिखा है कि जो नंदी थे, आचार्य नंदी, वो पाताल में रहते थे, मतलब पाताल कोष्ठी, और वहां पे वो मृदु द्रव्य का पातन का निर्माण करते थे। फिर गार कोष्ठी, उनकी लंबी रुंदी एक प्रदेश, नम्रता 12 अंगुल, सृष्ट लोह विनाशिनी। ये क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट ऐसा वर्ड आ जाएगा सृष्ट लोह विनाशिनी, ये किससे रिलेट करता है? तो गार कोष्ठी से। भूरी छिद्रवती चक्री, और इसमें भूरी छिद्रवती चक्री, तिर्यक प्रधमन, उसका उच्छेद 12 अंगुल, रुंदी 4 अंगुल। सिद्ध रसादिनम विधानाय मृदु द्रव्य विशोधिनी। मृदु द्रव्य के सत्वपातन के लिए पाताल कोष्ठी और मृदु द्रव्य के विशोधन के लिए मुषा कोष्ठी। फिर उसके बाद पारद, पारद के बारे में बोला है। पर्याय अनंत ने 33 पर्याय बोले पारद के, ये जान लो। स्वरूप के हिसाब से पर्याय कौन से उसके? गलद रौप्य निभ, महावन्नी, महातेज, सुवर्ण। गत्यात्मक, गति, पारद को गति है तो उसके हिसाब से उसको खेचर बोला है, चपल बोला है, चल बोला है, दूर तक बोला है। देहवादात्मक, अमृत, जैव, देहद, परामृत, पारद, पारद, मृत्युनाशन, रसायन, रसायन श्रेष्ठ। सब पर्याय बोले हैं उसको। फिर धातुवादात्मक, दिव्य रस, महारस, रस, रसेंद्र, ये सब जाने दो अभी। डायरेक्ट ये पॉइंट पे आओ कि रसरत्न समुच्चय ने क्षेत्र भेद से 5 प्रकार बोले हैं। रस रसेंद्र सूतस्य पारदः मिश्रकः। रस रसेंद्र सूतस्य पारदः मिश्रकः, ऐसे 5 भेद बोले हैं। उनकी निरुक्ति क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा कि रसनात् सर्वधातुनां रस इति अभिधीयते, ये रस को बोला है। फिर रस ऊपर रस राज्यत्वात् रसेंद्र इति, ये रसेंद्र के बारे में बोला है। देहलोहमयी सिद्धि, उसको सूत बोला है। और रोग पंख, पंखाधि अग्नानाम पारदनात्, ये पारद के बारे में बोला है। और मिश्रक सर्वधातुगतम तेजो मिश्रितम, मिश्रक जो पारद है उसके बारे में बोला है। अब उसका वर्ण याद कर रखना है तुम लोग को कि रस का वर्ण क्या है? रक्त। रसेंद्र का वर्ण क्या है? श्याव। सूत का वर्ण क्या है? ईशत पीत। पारद का वर्ण श्वेत। और मिश्रक मयूर चंद्रिका। राइट साइड में थोड़ा सा लिखा है, रस के बाद कौन सा धातु आता है? रक्त। तो रस रक्त एक साथ लिख दो। रस इंद्र, श्याव वर्ण मतलब काला कलर का है, तो इंद्र कैसा था? काला, काला इंद्र। सूत पित्त, ईशत पित्त, सूत पित्त। सूत पित्त जैसे रक्त पित्त वैसे सूत पित्त। और पारद
पारद हमको पता है कि ये वीर्य है, तो ये श्वेत कलर का रहेगा पारद। और मिश्रक ये मिक्स कलर का रहेगा, मतलब मयूर चंद्रिका, मतलब पीकॉक जैसा। रस, रक्त। इंद्र कैसे थे? काला, श्याव, सूत, पित्त। पारद, श्वेत, मिश्रक, मयूर चंद्रिका। पारद का प्राण कौन है? माक्षिक। और पारद का नैवेद्य अभ्रक। ये अच्छे से याद रखो, पारद का प्राण माक्षिक है और नैवेद्य अभ्रक। पारद के दोष कितने टोटल? 12। तो उसको डिवाइड किया है, नैसर्गिक, यौगिक, औपाधिक। नैसर्गिक में 3 है, मतलब नेचुरली क्या क्या दोष हो सकता है इसमें, इमेजिन करो। पारद जमीन से निकलता है तो उसमें नैसर्गिक नेचुरली क्या क्या हो सकता है? विषम वन्नी मलश्चेती, विष हो सकता है, वन्नी दोष और मल। उससे क्या हो सकता है? विष दोष की वजह से मरण हो सकता है, वन्नी दोष की वजह से संताप, और मल की वजह से मूर्छा आ सकती है। फिर यौगिक, यौगिको द्वौ। यौगिक दोष कितने हैं? 2 है। कौन से? नाग और वंग। तो नाग की वजह से जाड्य, वंग की वजह से आधमान हो सकता है। औपाधिक दोष, सप्तकंचुकी दोष, भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज, वंगज। इन सबको 5 को डिवाइड किया है 7 में, कि परपटी, पाठिनी, भेदी, द्रावी, मलकरी तथा अंधकारी तथा ध्वांसी, नया सप्तकंचुका। ऐसे याद कर लो श्लोक डायरेक्ट। फिर उसके बाद अभी देखो, ये विष की पारद के अंदर विष दोष रहेगा तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो विष की वजह से सब कोई विष खाने के बाद सब मर जाएंगे, ये सिंपल है। वन ही मतलब गरम गरम है इसलिए संताप हो जाएगा। मल की वजह से मूर्छा, ये थोड़ा सा याद ऐसे डायरेक्ट पढ़ोगे तो याद रखने में डिफिकल्ट होगा। तो इधर लेफ्ट साइड में लिखा है कि मल इतना गंदा था, इतना गंदा बास आ रहा था कि मूर्छा, चक्कर आ गए मल देख के। तो मल दोष की वजह से मूर्छा, चक्कर आ सकता है। फिर नेक्स्ट, नाग की वजह से जाड्य, तो जाड़ा नाग, जाड़ा मतलब मोटा नाग अजगर के जैसा, तो नाग की वजह से जाड्य हो जाएगा। वंग की वजह से आधमान, वंग दोष की वजह से आधमान होगा, तो वंगाधमान ऐसे ही लिख दिया है। भूमिज में परपटी, गिरिज में पाटिनी, वारिज में भेदी, नागज में द्रावी मनकटी, वंगज में अंधकारी तथा ध्वंसी। फिर उसके बाद भूमिज से कुष्ठ व्याधि कौन से हो सकते हैं, ये भी बोला है उधर। सप्तकंचु के दोष को इधर बोला है अलग से। भूमिज की वजह से कुष्ठ हो सकता है। और परपटी, परपटी